हमने जो हमारी प्रीवियस क्लास थी उसमें डिस्कस किया था कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग कर रही होती हैं, उसमें हायरार्की किस तरीके से होती है, मैनेजमेंट का क्या रोल होता है, लीडरशिप को भी हमने थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं टच किया था, उसको डिफाइन किया था। और मैनेजमेंट को काफ़ी हद तक हमने उसके फंक्शंस की बेस पे एक्सप्लेन किया था। और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स की हायरिंग और उनकी वर्किंग, इनके ऑब्जेक्टिव, विजन से स्टार्ट करके हमने परफॉर्मेंस तक सारी चीज़ों को डिस्कस किया था। एक ओवरव्यू मैंने आपको दिया था ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग हो रही होती है, और उसके बाद हम मैनेजमेंट और लीडरशिप के कॉन्सेप्ट को इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। तो आज का लेक्चर बेसिकली हमारा मैनेजमेंट वर्सेस लीडरशिप पे ही बेस्ड है। मैनेजमेंट आपको पता है जैसे कि ये प्रोसेस ऑफ ओवरसीइंग एंड कोऑर्डिनेटिंग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज हैं टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी एक स्पेसिफिक गोल सेट करती है जिसके लिए अपनी तमाम एफर्ट्स को, अपनी तमाम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करती है, और उसके बाद एक नया गोल सेट करती है। गोल का टाइम लिमिट जो है दैट कैन बी डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन कि उसको कितना टाइम अकम्पलिशमेंट के लिए चाहिए होगा, और उसी के अकॉर्डिंग जितने भी रिसोर्सेज हैं या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और डिपार्टमेंट्स के अंदर काम करने वाले एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड कैसे होती है, और कैसे वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होती है। इसी तरह से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जैसे मार्केटिंग, प्रोडक्शन और सप्लाई चेन डिपार्टमेंट के हवाले से मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था कि अगर एक सपोज मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने डिमांड क्रिएट कर लिया लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने उस डिमांड के अकॉर्डिंग अगर यूनिट्स प्रोड्यूस नहीं किए हैं, तो फिर उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन, जो डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन है, वो मिसिंग होगी, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन का गोल टाइमली अचीव नहीं हो पाता है। तो लीडरशिप हमने पढ़ा है, आप लोगों ने भी सब्जेक्ट पढ़ा है, आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने, कि ये एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस समवन होता है, जिसमें कि यूजुअली फॉलोअर्स ही होते हैं। लेट्स नो कि इनके जो एक डिफरेंस है मेन डेफिनेशन से हटके वो क्या है। जैसे मैनेजर है, हमें पता है ये कोई भी पर्सन, कोई भी इंडिविजुअल होता है जो कि मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ को ओवरसी और कोऑर्डिनेट कर रहा होता है। तो इसलिए मैनेजर क्या करता है, बेस्ड ऑन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट वो प्लान कर रहा होता है, वो ऑर्गेनाइज कर रहा होता है, वो स्टाफिंग कर रहा होता है, वो लीडिंग कर रहा होता है, वो कंट्रोलिंग का फंक्शन भी परफॉर्म कर रहा होता है। तो इसलिए मैनेजमेंट ये 5 फंक्शंस के लिए 5 फंक्शंस जो है मैनेजमेंट में परफॉर्म किए जा रहे होते हैं, जिनके लिए रिस्पॉन्सिबल मैनेजर होता है यूजुअली। तो मैनेजर एक रैशनल, ब्यूरोक्रेटिक, ड्यूटीफुल, प्रैक्टिकल और अनइमेजिनेटिव पर्सन होता है। किस तरह से कि एक मैनेजर है, उसने रूटीन टास्क हैं उसके, उसने कोई भी अगर डिसीजन लेना है एक सिस्टम के थ्रू, प्रॉपर डाटा गैदरिंग के बाद वो कोई भी डिसीजन लेता है कि कोई भी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के पास अफोर्डेबल सोल्यूशन क्या हो सकता है, या वो मल्टीपल ऑप्शंस को एज अ सोल्यूशन कंपेयर करते हुए उनमें से बेस्ट वन जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए अफोर्डेबल भी हो उसको चूज़ कर रहा होता है, और प्रॉपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहा होता है, प्रॉपर डाटा कलेक्ट करके कोई भी डिसीजन मेक करता है। इसी तरीके से अगर कहीं पे कोई ब्रांच ओपन करनी है, कोई आउटलेट ओपन करना है, कोई सब यूनिट ओपन करना है, या कोई प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, या अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना है, किसी भी टाइप का कोई भी डिसीजन होगा, तो उसके लिए प्रॉपर डाटा कलेक्ट करते हुए ही मैनेजर विल डिसाइड कि करना क्या है हमें। इसके अलावा हमें पता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में यूजुअली ब्यूरोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग हो रही होती है, जिसको हमने सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग या सेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आपने मैनेजमेंट में पढ़ा होगा,
कि यूजुअली ऑर्गेनाइजेशन में टॉप मैनेजमेंट में या मैनेजेरियल लेवल में कहीं पे भी, जिसमें लोअर लेवल या फर्स्ट लाइन मैनेजर्स होते हैं, मिडिल लेवल के होते हैं, टॉप लेवल के होते हैं, वो डिसाइड करते हैं जो भी उनकी ड्यूटीज़ हैं, वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिफरेंट डिसीजंस लेते हैं, क्योंकि उनकी ड्यूटीज़ में यही चीज़ें शामिल होती हैं, ताकि वो बिज़नेस को ग्रो कर सकें और डिफरेंट प्रॉब्लम्स जिनको बिज़नेस फेस कर रहा है उनको टाइमली रिजॉल्व कर सके, और अल्टीमेट पर्पस उसका टाइमली, इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली गोल अचीवमेंट ही होता है। इसके अलावा क्योंकि डिसीजन मेकिंग उसकी ड्यूटी लिस्ट में शामिल होता है, उसी के लिए उसको हायर किया जाता है। और आपने एक डिफरेंट जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं मैनेजर्स के बारे में उनको पढ़ा होगा मैनेजमेंट के अंदर, कि जैसे ओमनीपोटेंट व्यू है कि आपका मैनेजर जो है, दैट इज़ अ पर्सन हु इज़ होली सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर फेलियर एंड सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि क्योंकि वो डिसीजन मेकिंग कर रहा होता है, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन अगर तो फेल होती है, कोई भी गोल अचीव नहीं कर पाती है, या उसकी रेपुटेशन का प्रॉब्लम बनता है, या कोई नया बिजनेस स्टार्ट करती है, कोई नई कैटेगरी प्रोडक्ट की अगर वो लॉन्च करती है और उसमें फेल होती है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर के ज़िम्मा होती है। इसी तरह से अगर बिजनेस सक्सेसफुल हो रहा है, ग्रो कर पा रहा है, तो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल मैनेजर को ही ठहराया जाता है। और इसलिए हमें पता है कि ठीक है, इसने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग ये फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, तो वेन एवर वी थिंक अबाउट मैनेजर, तो हमारे माइंड में एक बॉस आता है जो कि हमें पता है बड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हुए कम से कम रिस्क को लेने की जिम्मेदारी जो है वो उठाता है। या हम कह सकते हैं कि वो कोई भी डिसीजन जब ले रहा होता है, किसी भी प्रॉब्लम के लिए कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा होता है, या बिजनेस की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहा होता है, तो बड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हुए रिस्क को अवर्स कर रहा होता है, उसको टोटली अवॉइड करने की कोशिश करता है, और उस काम के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू। और वो हम अनइमेजिनेटिव पर्सन उसको नहीं उसको कह सकते हैं, क्योंकि वो इमेजिनरी वर्ल्ड में नहीं रह रहा होता। इमेजिनरी वर्ल्ड की जब भी हम बात करते हैं, हमारे माइंड में लीडरशिप की बात आती है, क्योंकि हमने लीडर्स को पढ़ा है कि वो विजनरी होते हैं, वो आउट ऑफ बॉक्स सोच रखते होते हैं, जो रेगुलर अप्रोच होती है उससे वो टोटली डिफरेंट एक अप्रोच रख रहे होते हैं, और वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं, और उनके अंदर एक रेस्टलेसनेस की कैफियत भी होती है, क्योंकि वो न्यू एक्सपेरिमेंट्स करना चाह रहे होते हैं, न्यू स्ट्रेटजीज बनाना चाह रहे होते हैं, जो एक क्लासिक मेथड्स हैं जो रूटीन में जिस तरीके से वर्किंग होती है, वो उससे हट के कुछ करना चाह रहे होते हैं, और उसमें वो रिस्क भी उठा रहे होते हैं। तो इसलिए इनको समटाइम्स ट्वाइस बॉर्न पर्सन भी कहा जाता है। ये इमेजिनेटिव पर्सन्स होते हैं ट्वाइस बॉर्न इस वजह से कि बड़ी हार्डशिप्स के टाइम से गुजरने के बाद इनके अंदर एक टेसिट नॉलेज आता है, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, अपने गट्स की बेस पे, कि एक ऑर्गेनाइजेशन को बूस्ट अप करने के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं। तो इमेजिनेटिव पर्सन की बात जब भी होती है ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमारे माइंड में लीडर आता है। लेकिन हम एक रूटीन और रेगुलर बेस्ड कोई बॉस सोचें, तो वो हमारे माइंड में मैनेजर आता है। तो इट मीन्स कि लीडर एक इंस्पिरेशनल और विजनरी पर्सन होता है, इमेजिनेटिव पर्सन होता है, हु लव टू डू एक्सपेरिमेंट्स, और उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन में फेलियर हो या सक्सेस हो, जो भी हो, इक्वली वो उनके लिए अकाउंटेबल ऑब्वियसली होता है, लेकिन अपने गट्स की बेस पे वो ऑर्गेनाइजेशन को एक लोअर लेवल से टॉप लेवल तक पहुंचा सकता है। जबकि मैनेजर ऐसा नहीं होता, वो रूटीन बेस्ड एक्टिविटीज़ को एक सिस्टम के थ्रू मैनेज कर रहा होता है। अब एक प्रॉपर
ऑर्डर और कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छी मैनेजमेंट ज़रूरी होती है। जब आपको पता हो कि हमारी रूटीन की वर्किंग क्या है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हमारे पास रोड मैप क्या है, हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो कौन से हैं, उनको हम किस तरीके से मैक्सिमम वे में यूटिलाइज करते हुए अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाते हैं, और जो हमारे वर्कर्स हैं उनको हम किस तरीके से टारगेट कर सकते हैं, हम जो भी एक्टिविटीज़ हमें करना पड़ रही है अपनी गोल अचीवमेंट के लिए, उसके लिए हम कैसे लोगों को किस तरीके से हायर करते हुए उनकी स्किल्स को कैसे इम्प्रूव करके अपने गोल्स को अकम्प्लिश कर सकते हैं। इसके लिए एक अच्छी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। जबकि लीडरशिप जो है वो यूजुअली हम कह सकते हैं कि रूटीन से हटके जब भी कोई किसी भी तरह का चेंज आता है तो उसमें लीडरशिप ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, क्योंकि वो चेंज अगर माइनर लेवल का हो, जैसे कोई आपने सपोज़ सिर्फ आपने एक बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो है वो सिस्टम आपने इंट्रोड्यूस किया है, तो उस चेंज की वजह से भी यूजुअली वर्कर्स काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं और उनको लगता है कि अभी ये एक स्ट्रिक्टनेस आ जाएगी हमारे ऊपर, हमारा चेक एंड बैलेंस होगा, स्पेशली हमारा टाइम जो है उसको हम इधर उधर अपनी पर्सनल एक्टिविटीज़ में यूटिलाइज नहीं कर सकते। इफ़ वी आर बीइंग पेड फॉर 6 आवर्स, तो 6 आवर्स वी हैव टू स्टे इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, और ऑब्वियसली जब ऑर्गेनाइजेशन में होंगे तो उस टाइम को हम ऑर्गेनाइजेशनल टास्क को परफॉर्म करने के लिए ही यूटिलाइज कर रहे होंगे। इसके अलावा अगर कोई बॉस चेंज होता है, मैनेजमेंट में कुछ चेंज आता है, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज, इसके कोड ऑफ कंडक्ट, उसके कल्चर, उसके स्ट्रक्चर, किसी भी तरह का कोई भी चेंज आता है तो एम्प्लॉयज़ के लिए वो टफ टाइम होता है, क्योंकि वो यूज टू हो चुके होते हैं पुराने सेटअप के, और उस सेटअप में ये ह्यूमन नेचर है कि जब भी एक रूटीन के अंदर किसी भी तरह का कोई चेंज आता है तो वो उस पर्सन के लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि उसके साथ कोप अप करने के लिए उसको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, और जो उसका कंफर्ट जोन है उसे उससे निकलना पड़ता है। तो बेसिकली लीडरशिप जो है वो चेंज के दौरान ट्रांजिशन मैनेजमेंट पे काम कर रही होती है। ट्रांजिशन का मतलब ये होता है वट एवर एम्प्लॉयज आर फीलिंग ड्यूरिंग द फेज ऑफ चेंज, उनके मल्टीपल फियर्स भी आ सकते हैं, उनके फियर्स में भी डिफरेंट टाइप्स, आपने जैसे चेंज के हवाले से एम्प्लॉयज़ रेजिस्टेंस क्यों शो करते हैं, उनके मल्टीपल फियर्स आपने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर्स में ऑलरेडी पढ़ रखे होंगे। जैसे फियर ऑफ लॉस ऑफ जॉब हो सकता है, किसी को लगता है कि उसकी जो अभी पावर्स हैं, हो सकता है न्यू मैनेजमेंट या न्यू रूल्स या न्यू पॉलिसीज़ की वजह से उसकी अभी वाली पावर कम हो जाए, या जो उनका एक पॉलिटिकल सिस्टम बना हुआ था वो इतना स्ट्रॉन्ग है अभी, तो चेंज के बाद हो सकता है वो पॉलिटिकल सिस्टम थोड़ा वीक पड़ जाए और उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय के लिए सर्वाइवल थोड़ा टफ हो जाए और उसको सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल करना पड़े। तो लीडरशिप ट्रांजिशन मैनेज कर रहा होता है या एम्प्लॉयज़ को चेंज प्रोसेस के दौरान चेंज के साथ कोप अप करने के लिए उनको इंस्पायर कर रहा होता है। अब डिफरेंट डेवलपमेंटल एस्पेक्ट हैं ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट तरह की चेंजेस आती रही हैं। अब उनमें टॉप वन पे डी लेयरिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, देन एक्लिप्सिंग ऑफ लीडरशिप थ्योरीज, उसके बाद कल्चर बाउंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ लीडरशिप, और कॉरपोरेट कन्वीनियंस। वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। डी लेयरिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डी लेयरिंग मतलब ये कि लेयर्स हैं उनको हम कम कर रहे हैं, जो नंबर ऑफ लेयर्स हैं उनको कम कर रहे हैं। इट मीन्स कि ऑर्गेनाइजेशन में की हायरार्की के ऊपर बात हो रही है, तो हायरार्किकल लेवल्स को कम करने की बात हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे कि हमें पता है शुरू शुरू में ऑर्गेनाइजेशंस का काफ़ी टॉल स्ट्रक्चर हुआ करता था, और उसमें चेन ऑफ कमांड काफ़ी एक लेंथी प्रोसीजर होता था। आपका रिपोर्टिंग सिस्टम जो है उसके अंदर काफ़ी डिलेज आते थे, कम्युनिकेशन चैनल्स
जो हैं वो इस टॉल स्ट्रक्चर की वजह से काफ़ी ज़्यादा इनइफेक्टिव हो जाते थे। तो टॉप मैनेजमेंट पे जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं उनको निचले लेवल तक या एम्प्लॉइज़ तक पहुंचने में टाइम लग जाता था, और उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी अफेक्ट होती थी। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑर्गेनाइजेशन ने, जब मार्केट ज़्यादा मैच्योर होती गई या एक्सटर्नल फैक्टर्स में चेंज आते रहे, कस्टमर्स की डिमांड्स के अंदर चेंज आते रहे, उनके ट्रेंड्स, उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग में जब चेंजेस आती रहीं, तो उसकी वजह से बिजनेस को लगा कि अब जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हमारा एग्जिस्टिंग सेटअप है, एक टॉल स्ट्रक्चर के आपके 10 15 12 हायरार्किकल लेवल्स आ रहे हैं, तो उसकी बजाय हमें स्पैन ऑफ कंट्रोल बढ़ा देना चाहिए, और उससे हमारी जो टॉल ऑर्गेनाइजेशन है वो कन्वर्ट हो जाएगी फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन में। अब स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है, ये आई मस्ट अज्यूम कि आपको आता होगा, क्योंकि ये मैनेजमेंट के आपने सेकंड सेमेस्टर में बीबीए के पढ़ लिया होगा। वैसे रिफ्रेश कर दूं कि स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब ये होता है कि एक इंडिविजुअल कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को सुपरवाइज कर रहा है। तो उसमें जब हायरार्की ज़्यादा होती हैं तो उसमें एक बंदे के अंडर 4 to 5 और 6 और 10 तक लोग काम कर रहे होते हैं। लेकिन जब हायरार्किकल लेवल्स को कम किया जाता है तो फिर उसमें उस स्पैन ऑफ कंट्रोल में जो 6 7 एम्प्लॉयज़ को पहले एक बंदा मैनेज कर रहा था, अब वो पॉसिबल है 13 to 15 एम्प्लॉयज़ को मैनेज कर रहा, तो उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल वाइड हो जाता है, उससे स्ट्रक्चर फ्लैट हो जाता है। फिर ओपन सिस्टम भी इंट्रोड्यूस हुआ। इसकी रीज़न ये कि आपके जो मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं उसके अंदर डिले ना आए। आपने क्या, जो भी गोल अचीव करना है उसको किस तरीके से अचीव करना है, फिर कितने रिसोर्सेज एलोकेट होंगे, हमारी ऑब्जेक्टिव को अकम्प्लिश करने के लिए बजटिंग स्कीम क्या होगी, कैसे लोगों को कब किस टाइम पे कितने टाइम पीरियड के लिए हायर किया जाएगा, फिर उसके ऊपर उनकी ट्रेनिंग के लिए किस टाइप की ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड की जा सकती है, कितनी इन्वेस्टमेंट अगेन उसमें होगी, और इसी तरह से जिस टास्क के लिए उनको हायर किया गया है, वेदर दे आर डूइंग देयर जॉब्स वेल और नॉट, तो उनके स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस क्या वो परफॉर्म कर पा रहे हैं या नहीं, अगर नहीं कर पा रहे तो उसकी क्या रीजंस हैं, उन रीजंस को किस तरीके से रिजॉल्व किया जा सकता है। तो इसी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में डी लेयरिंग जो है वो होना शुरू हो गए, ताकि अभी आप अगर देखें तो यूजुअली जब हम बैंक्स में जाते हैं तो वहाँ पे बड़ा ओपन सिस्टम बना होता है कि डिफरेंट केबन्स बने हुए हैं या केबन्स नहीं भी हैं, इवन एक ही वो लॉबी सी होती है और उसके अंदर टेबल चेयर उन्होंने हर एक वर्कर को रख के दी होती है, और वहीं पे उनका ऑपरेशनल मैनेजर भी होता है जो कि डायरेक्टली उनको सुपरवाइज कर सकता है, उनको मॉनिटर कर सकता है कि क्या हर बंदा अपनी सीट पे मौजूद कस्टमर्स को और क्लाइंट्स को डील कर पा रहा है या कि नहीं। तो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो वहीं से वो आवाज़ दे देते हैं, बजाय इसके कि वो रूम टू रूम अपने क्लाइंट को या कस्टमर को भेजें और वो उसको ढूंढने में टाइम लगा दें, या वो उठ के इधर उधर जाएं तो उसमें उनका टाइम जो है वो वेस्ट हो जाए। इसलिए ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए डी लेयरिंग के ऊपर काम काफ़ी ज़्यादा किया गया और वो काफ़ी इफ़ेक्टिव भी रहा। उसके बाद अब जितनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल मैनेजमेंट स्टाइल्स होंगे, ऑब्वियसली उतना ज़्यादा आप अपनी एम्प्लॉयज़ को मॉनिटर कर पाते हैं, उतना ज़्यादा आप डिसाइड कर पाते हैं कि उनकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, वो इजीली क्या टास्क परफॉर्म कर सकते हैं और किन टास्क को परफॉर्म करने में उनको डिफ़िकल्टीज पेश आ रही हैं, और फिर किस तरीके से कितनी शिफ्टों में आप लोगों को मैनेज कर सकते हैं, या एक शिफ्ट के अंदर कितने आवर्स होंगे और किन बेसिस पे आप वो आवर्स सेट करेंगे। और इसी तरह से जो वर्किंग के पैटर्न्स हैं आप उनके ऊपर काम कर रहे होंगे जब आपकी मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल होगी उस वक्त, क्योंकि आपका काम है, मैनेजमेंट क्या चाहती है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उनको टाइम पे उसी क्वालिटी जो कि आपने स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है परफॉर्मेंस का, उसी के साथ आप उसको अचीव कर पाएँ। और उसके लिए फिर सूटेबल पैटर्न्स क्या हो सकते हैं, डिवीजन ऑफ टास्क किस तरीके से आप कर सकते हैं,
कॉन्ट्रेक्चुअल फॉर्म्स भी हो सकते हैं, उसमें आप कितने मंथ का कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ कर सकते हैं, किन बेसिस पे कर सकते हैं। और अगर कोई ऐसा फंक्शन हो जो कि आपको लगता हो कि जिसमें आप इतने एफिशिएंट नहीं हैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन, या आपका कोई ऐसा फंक्शन मैनेजमेंट का जिसमें आपको लगता हो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के पास रिसोर्सेज कम हैं, या वो इतना इफेक्टिवली परफॉर्म नहीं कर पा रही, आपके पास ऐसा वर्किंग कैपिटल नहीं है, ऐसा ह्यूमन रिसोर्स नहीं है जो कि किसी एक स्पेसिफिक फंक्शन को अच्छे से परफॉर्म कर पाए, तो आप उसको आउटसोर्स कर देते हैं। जैसे काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन कंपनीज हैं जो कि अपनी प्रोडक्ट तो बना रही होती हैं, मार्केटिंग भी कर रही होती हैं, सारा कुछ हो रहा होता है, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कोई और नेटवर्क जो है उसको हायर करते हैं ताकि वो उनकी प्रोडक्ट को डिलीवर कर सकें। तो ये वाला फंक्शन वो आउटसोर्स कर देते हैं। या फिर अगर उनको लगता हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रही है और जिसकी वजह से उनके या तो प्रोडक्शन कम हो जाएगी या फिर उनके प्रॉफिट्स डिक्रीज हो सकते हो, तो उस वजह से ऑर्गेनाइजेशन अपना प्रोडक्शन फंक्शन आउटसोर्स कर देगी। और इसी तरीके से डिफरेंट टास्क जो हैं वो आप डिवाइड कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयज़ में। और ये तभी पॉसिबल होगा जब आपकी मैनेजमेंट इतनी फ्लेक्सिबल होगी और वो इजीली डिसाइड कर पाएगी कि अगर किसी एम्प्लॉय में कोई डेफिशिएंसी है तो उसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, अगर नहीं किया जा सकता तो उसके लिए अप्रोप्रिएट एक्शन क्या हो सकता है। तो जब आपकी पॉलिसीज़ मैनेजमेंट की फ्लेक्सिबल होंगी तब ये काम आप इजीली कर सकते हैं। वरना अगर आपका एक कंडीशन है, सपोज कि आपने किसी को हायर किया है तो 5 ईयर्स तक आप उसको निकाल नहीं सकते हैं। कोई इतनी रिजिड पॉलिसी अगर आपने बना रखी है अपनी प्लानिंग की बेस पे, तो फिर क्या होगा कि पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो एम्प्लॉय शुरू में अच्छा काम कर रहा हो और उसके बाद वो अच्छा आउटपुट ना दे, क्योंकि उसको भी पता है कि 5 ईयर्स तक मुझे, मैं यहीं पे हूँ, मेरी जॉब सिक्योर है, तो फिर वो परफॉर्मेंस में थोड़ी बहुत जो है वो फ्लक्चुएशन शो कर सकता है। तो इसलिए फ्लेक्सिबल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय हो जो अप टू द मार्क आपको परफॉर्मेंस ना दे रहा हो, तो आप उसको टाइमली किक आउट करके किसी और को रिप्लेस कर सकें। इसके बाद जो सेकंड एस्पेक्ट है दैट इज इक्लिप्सिंग ऑफ लीडरशिप थ्योरीज। अब लीडरशिप के सब्जेक्ट में आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा कि किस तरीके से कौन से डिफरेंट पैराडाइम्स हैं लीडरशिप के। और पैराडाइम कहते हैं कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स या डिफरेंट रिसर्चर्स ने लीडरशिप के बारे में अपने क्या व्यूज़ प्रेजेंट किए थे। तो उनमें एक बहुत क्लासिक व्यू है जो कि आपने काफ़ी बुक में, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर्स में, मैनेजमेंट में, लीडरशिप में और काफ़ी और सब्जेक्ट्स में भी आपने पढ़ा होगा कि कहा जाता है, जो पहला स्कूल ऑफ थॉट था, उन्होंने कहा कि लीडर्स जो हैं वो बाय बर्थ ही लीडर्स होते हैं। जब वो पैदा होते हैं तो उनके अंदर लीडरशिप एबिलिटीज ऑलरेडी मौजूद होती हैं। और यही वजह है कि कुछ लोग जो हैं दे आर बॉर्न लीडर्स और कुछ जो हैं वो नॉन लीडर्स, बाय बर्थ ही वो नॉन लीडर्स होते हैं। मतलब ये कि अगर आप अच्छे लीडर हैं दैट मीन्स कि आप पैदाइशी, आपके अंदर ऐसे गट्स हैं, पैदाइशी आपके अंदर ऐसी एबिलिटीज़ हैं, मे बी आपको विरासत में वो चीज़ मिली है, तो वो आपका ट्रेट है बेसिकली। इसी वजह से उस पैराडाइम में जो थ्योरीज आई थी उनको ट्रेट थ्योरी भी कहा जाता है। 1991 की बात है। तो इनके अकॉर्डिंग लीडर्स बॉर्न लीडर्स होते हैं और ऐसा नहीं है कि आप किसी को लीडरशिप सिखा सकते हैं। इनके मुताबिक जो सिचुएशंस हैं, जो डिफरेंट सिचुएशंस के साथ आप अपने एम्प्लॉयज़ को एक्सपोज करते हैं या जो उसके मल्टीपल एक्सपीरियंसेस होते हैं या वो डिफरेंट सिचुएशन डिफरेंट लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है, उसका इम्पैक्ट लीडरशिप एबिलिटी के ऊपर नहीं आता। ट्रेड थ्योरी के मुताबिक आप बॉर्न लीडर हैं तो हैं। इट मीन्स के देर कैन बी अ सिचुएशन जहाँ पे कि हो सकता है आप नॉन लीडर के तौर पे रह रहे हों या किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग कर रहे हों, लेकिन कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी अगर आएगी, जैसे कोई भी डिजास्टर आ सकता है, कोई सडन सिचुएशन हो सकती है, तो एकदम से क्योंकि आपके अंदर इन बिल्ड वो खसूसियत मौजूद है, तो उस टाइम में यू कैन परफॉर्म एज अ बेस्ट लीडर। पहले जो एक क्लासिक कॉन्सेप्ट था उसने ये कहा।
और उसमें सोशल और हिस्टोरिकल और सिचुएशनल फैक्टर्स को टोटली इग्नोर कर दिया कि लर्निंग की बेस पे समवन कैन नेवर बी अ लीडर। लेकिन उसके साथ साथ फिर टाइम के साथ साथ इसमें चेंज आया। कुछ रिसर्चर्स ने फिर स्टडी की कि क्या वाकई ऐसे ही होता है। तो उन्होंने देखा, जैसे फीडलर ने 1996 में इंट्रोड्यूस किया कि कॉन्टिजेंसी थ्योरीज के नाम से, कि कॉन्टिजेंसीज होती हैं, ये सिचुएशंस होती हैं, ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जिनके साथ अगर एक इंडिविजुअल को एक्सपोज किया जाए तो उसकी लीडरशिप एबिलिटी इन्हेंस हो सकती है। ये ऐसे ही है कि एक इंडिविजुअल है, अगर वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक वर्कर के तौर पे काम कर रहा है और आप उसकी स्किल डेवलप करते हैं एज अ लीडर, तो उसके लिए आप डिफरेंट सिचुएशंस में उसको अपॉर्चुनिटी देंगे कि ये सिचुएशन है, तो एज अ लीडर किस तरीके से आप उसमें क्या डिसीजन लोगे, या कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है अगर, तो उस प्रॉब्लम के लिए व्हाट विल बी सूटेबल सोल्यूशन। तो वो एम्प्लॉय जब ऐसी सिचुएशंस में परफॉर्म करेगा तो देयर विल बी अ टाइम कि उसके अंदर नेचुरली वो चीज़ डेवलप हो जाएगी, एक स्किल डेवलप हो जाएगी टू मैनेज सच सिचुएशन। सो वो एक अच्छा लीडर हो सकता है। तो कॉन्टिजेंसी थ्योरीज में लीडर जो फीडलर है उसने कहा कि लीडर्स जो हैं वो सिचुएशंस और एनवायरमेंटल फैक्टर की बेस पे जो है वो डेवलप किए जा सकते हैं। इट मीन्स कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई मैनेजर है जो रूटीन बेस्ड एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहा है, तो उसको डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस के साथ एक्सपोज किया जा सकता है, और उस सिचुएशंस में वो किस तरीके से एक इफ़ेक्टिव डिसीजन लेकर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक पहले से हायर लेवल तक लेके जा सकता है, तो हम उसको लीडर कहेंगे। और उसके अंदर ऑब्वियसली एक स्किल बिल्ड हो जाएगी। वो 1 2 3 4 मल्टीपल टाइम्स जब इस तरीके की सिचुएशंस को फेस करेगा, तो फिर उसकी स्किल डेवलप हो जाएगी, उसको समझ आ जाएगी कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में किन फैक्टर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस रखना है, और फिर वो अच्छा लीडर हो सकता है।